टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 66 रनों से हरा दिया है। 66 रनों से। अगर आप कल सुबह पहली बार इस स्कोर बोर्ड को देखें तो आपको लगेगा कि मैच तो बिल्कुल वन साइडेड था। बिल्कुल मैच आखिर में वन साइडेड रहा, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आए थे मैच में जब यह मैच वन साइडेड दूसरी तरफ से हो सकता था। यानी कि इंग्लैंड की टीम भारत को वन साइडेड तरीके से हरा सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो कुछ ऐसे कठिन सवाल विराट कोहली के सामने आते जिनका उत्तर देना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। क्या होते वो सवाल, उसी पे आज चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रियल किंग ऑफ क्रिकेट। और आज के मैच में हम बात करेंगे पहले ओडीआई में टीम इंडिया की इंग्लैंड के ऊपर 66 रनों से मिली शानदार जीत के ऊपर। और जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि यह जीत एक तरफा लग रही है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब बाजी पलटती तो भारतीय टीम को एक तरफा हार भी झेलनी पड़ सकती थी। वो मोमेंट कब कब आए थे? पहली बार वो मोमेंट आए थे भारतीय बल्लेबाजी में। भारतीय टीम जो है, मैं स्कोर बोर्ड चेक करके आपको बताता हूँ, एक समय जो है एक विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाकर बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। और उस समय ओवर हुए थे 32। विराट कोहली और शिखर धवन क्रीज पर थे। लेकिन अगले कुछ ओवरों में बाजी पलटी और 40वें ओवर में आते आते 40.2 ओवर 40.2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर हो गया 205 फॉर 5। 169 फॉर 1 से हम पहुंच गए 205 फॉर 5। और 40वां ओवर जो है 41वां ओवर चल रहा था। यानी कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो हो सकता है भारतीय टीम 250, 260, 270 पे अटक जाती। ये ऐसा होता तो इंग्लैंड की इस बैटिंग लाइनअप के आगे इस स्कोर को डिफेंड करना इस पिच पे इम्पॉसिबल हो जाता। हालांकि उस समय आ गए क्रीज पर कौन? अपना पहला मैच खेल रहे कृणाल पांड्या, और उन्होंने केवल 26 बॉल में हाफ सेंचुरी बना दी। और उसके साथ साथ उनके देखा देखी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे केएल राहुल भी जो है फॉर्म में लौट आए और टीम इंडिया ने बना दिए 317 रन। 317 रन जाहिर है इंग्लैंड के सामने विनिंग टोटल तो नहीं था, लेकिन फाइटिंग टोटल ज़रूर था। लेकिन इस फाइटिंग टोटल की हवा निकलने लग गई कब? जब इंग्लैंड ने 14 ओवर में 14 ओवर्स में 135 फॉर नो लॉस, यानी 135 पे कोई विकेट नहीं गया का स्कोर जो है वो हासिल कर लिया। 135 पे 0 विकेट, सोच सकते हैं आप, 14 ओवर में। वहाँ तो लग रहा था कि ये मैच 35 ओवर में ख़त्म हो जाएगा, शायद इंग्लैंड का 1 या 2 विकेट गिरेगा और बुरी तरह से भारतीय टीम हारेगी। वहाँ पर रेस्क्यू के लिए कौन आया? फिर से अपना पहला मैच खेल रहा फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा। उसने बैक टू बैक 2 विकेट लिए 2 ओवर में और बाजी पलट दी। पहले जेसन रॉय को आउट किया और उसके बाद बेन स्टोक्स को आउट किया। और कुछ देर के बाद फिर से इंग्लैंड की टीम बिल्ड कर रही थी और बैटिंग पे थे बेयरस्टो, खेल रहे थे, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, इयोन मॉर्गन थे, और उनके बाद आने वाले थे कौन? जोस बटलर। मैच अभी भी भारत के लिए बहुत मुश्किल था। वहाँ से आगे मैन विथ गोल्डन आर्म, कौन? शार्दुल ठाकुर, और उन्होंने इन तीनों को पवेलियन लौटा दिया। और उसके बाद जो है मैच केवल औपचारिकता बच गई, फॉर्मेलिटी बच गई, जिसको आराम से टीम इंडिया ने हासिल कर लिया और मैच जीत लिया। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता, मैच पलट जाता, तो कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल जो है विराट कोहली के सामने आते। सबसे पहला सवाल था कि भैया ऋषभ पंत इस मैच में क्यों नहीं खेल रहे थे? बड़ा सवाल है। ऋषभ पंत, याद कीजिए सिडनी में ऋषभ पंत की पारी, याद कीजिए ब्रिस्बेन में ऋषभ पंत की पारी, याद कीजिए अहमदाबाद में ऋषभ पंत की पारी। इस 2 टेस्ट सीरीज में उन्होंने जो 3 पारी खेली है ना बॉस, ये मौजूदा इंडियन टीम का जो टॉप से टॉप बैट्समैन है, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉप से टॉप बैट्समैन अपने करियर में अब तक 3 ऐसी पारी नहीं खेल पाया है। और ऋषभ पंत को उसका इनाम क्या मिल रहा है? उसको बेंच किया जा रहा है। क्या ऋषभ पंत ऐसे फॉर्म में बेंच करने लायक बल्लेबाज है? उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए था ताकि वो अपना फॉर्म और अपना जो टैलेंट है वो दिखा पाते। लेकिन उनको बेंच किया जा रहा है। किस खिलाड़ी के लिए? जो बार बार फ्लॉप हो रहा है, बार बार फ्लॉप हो रहा है, लोकेश राहुल के लिए। अल्टीमेटली लोकेश राहुल फॉर्म में आ गए तो विराट कोहली कह सकते हैं कि लोकेश राहुल फॉर्म में आ गए, इसलिए ऋषभ पंत को बेंच करना अच्छा फैसला था। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है लोकेश राहुल को फॉर्म में लाने की? लोकेश राहुल के पास फॉर्म में आने के लिए पूरा का पूरा आईपीएल बड़ा था भाई। आईपीएल में वो अच्छा खेलते, फॉर्म में आ जाते। लेकिन एक बैट्समैन जो आपका प्राइम फॉर्म में है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, कीपिंग में भी इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर चुका है ऋषभ पंत, उसको आप बेंच कर रहे हैं। क्या वो चोटिल था? वाकई चोटिल था तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट ले लेते, किसी दूसरे खिलाड़ी को बुला लेते। किसी खिलाड़ी को कोई, देखिए हर खिलाड़ी के जीवन में ना इस तरह का पर्पल पैच नहीं आता। पर्पल पैच ऐसे पैच को कहते हैं जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में होता है। ऋषभ पंत उस फॉर्म में है, उसको इस समय आप बेंच कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये क्राइम है।
मेरी नज़र में ये क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए थे। क्या ऋषभ पंत ने आपको आके कहा कि मुझे भैया बैठा दो और राहुल को खिला लो? रवि शास्त्री क्या कर रहे हैं? रवि शास्त्री मेरे ख्याल से तब ज़्यादा अच्छी कोचिंग करते हैं जब विराट कोहली रेस्ट कर रहे होते, जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में रवि शास्त्री की सहमति होगी कि ऋषभ पंत को बेंच किया जाए। ये बहुत ही गलत फैसला, मेरी नज़र में बहुत ही गलत फैसला। अगर ऋषभ पंत फिट हैं तो उनको बेंच करने का, राहुल के लिए उनको बेंच करना, उनको बिठाना, बाहर रखना, इट्स अ क्राइम। ये खराब फैसला है, गलत फैसला है। विराट कोहली को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अब दूसरा सवाल उठता है विराट कोहली से कि जब आप हार्दिक पांड्या से लगातार T20 सीरीज में बॉलिंग करवा रहे थे तो इस मैच में आपने उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, जबकि आपके दोनों स्पिनर एक समय काफ़ी पिटाई खा रहे थे। कुणाल पांड्या भी पिट रहे थे और कुलदीप यादव भी पिट रहे थे, फिर भी आप हार्दिक पांड्या को बॉलिंग नहीं कराई। आपने क्यों नहीं कराई? क्या वे फिट नहीं थे? फिट नहीं थे तो टीम में कैसे थे? टीम में थे तो प्लेइंग 11 में कैसे थे? इसका जवाब जो है विराट कोहली को देना चाहिए कि हार्दिक पांड्या ने इस मैच में बॉलिंग क्यों नहीं की। अब तीसरा सवाल, ये सवाल सीधा विराट कोहली से तो नहीं बनता है, लेकिन यह सवाल बनता है उन लोगों से जो मैन ऑफ द मैच बांटते हैं। मैन ऑफ द मैच किनको दिया गया है? शिखर धवन को। जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर सुबह उठ करके स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि टीम इंडिया की जीत बहुत ही तगड़ी जीत है। इस तरह सुबह सुबह आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच देना बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? शिखर धवन ने 96 बॉल में 95 रन बनाए थे और जब वो आउट हुए हैं तब बताता हूँ उनका स्कोर क्या रहा है। 106 बॉल में 98 रन, मतलब वो सेंचुरी के लिए खेल रहा था भाई, और सेंचुरी भी नहीं बना पाया और टीम इंडिया का रन रेट भी स्लो कर दिया और उसके सेंचुरी के चक्कर में सामने से 1-2 विकेट भी गिर गए और वो खुद भी आउट हो गया। यह तो भला हो कुणाल पांड्या का जो अपने डेब्यू मैच में ऐसी पारी खेल गया और 317 रन बना गए। कुणाल पांड्या ने बेसिकली उस गड्ढे को भरा है जो गड्ढा खोद करके ऋषभ पंत गए थे, और उनको इस पारी के लिए आप दे रहे हैं मैन ऑफ द मैच। कहाँ का इंसाफ है भाई? मुझे लगता है इस मैच में मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को या प्रसिद्ध कृष्णा को मिलना चाहिए था। यही दो खिलाड़ी हैं जो मैन ऑफ द मैच डिजर्व कर रहे थे। कुणाल पांड्या को क्यों मिलना चाहिए था? इसलिए मिलना चाहिए था कि अगर शिखर धवन ने जिस तरह की बैटिंग की थी, मुमकिन था कि भारतीय टीम 250 या 260 पर रुक जाती, लेकिन कुणाल की बैटिंग ने टीम को लिफ्ट किया 317 तक। कुणाल की बैटिंग ने उस खिलाड़ी को फॉर्म में वापसी दिलाई जिसको आप फॉर्म में लाना चाहते थे और जिसके लिए आप जो है ऋषभ पंत को बाहर बिठाए हुए थे। कौन? लोकेश राहुल को। जी हाँ, इसलिए मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था कुणाल पांड्या। बाद में उसने एक विकेट भी लिया है। कुणाल ना सही, फिर अगर उसके बॉलिंग में देखिए, जब भारतीय पारी बॉलिंग कर रही थी, भारतीय बॉलिंग चल रही थी, तो जब इंग्लैंड ने 14 ओवर 135 रन बना लिए थे, तो वहाँ से अगर 2 विकेट बैक टू बैक आपको लेकर के नहीं देता प्रसिद्ध कृष्णा, तो अब मैच कैसे जीतते? 35 ओवर में मैच खत्म हो जाता बॉस। तो कुणाल को नहीं देना था तो प्रसिद्ध कृष्णा को मैन ऑफ द मैच देते। बाद में उन्होंने 2 विकेट और लिए। 45 साल से भारतीय टीम वनडे खेल रही है, पहली बार हुआ है जो कोई भारतीय गेंदबाज, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर, अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट ले रहा है। पहली बार उस ऐसी बैटिंग पिच पे, वो भी तब जब आप जो है 14 ओवर में 135 रन खा चुके थे। वहाँ से उसने आपको वापसी कराई। प्रसिद्ध कृष्णा को मैन ऑफ द मैच दे देते, या नहीं तो कुणाल और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच दे देते। 98 रन देखिए आपने, उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया। क्या भाई? मैंने सुना है कमेंटेटर्स जो है मैन ऑफ द मैच को डिसाइड करते हैं, और आजकल के जो कमेंटेटर्स हैं पूरी तरह से जो है कप्तान के जो हैं लगे रहते हैं, ऐसा फील होता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नज़दीक से मैच नहीं देखता, मैं मैच देखता हूँ एक फ़ैन की तरह से, और जो दूर से दिखता है, जो टीवी पे दिखता है, वही हम बात कर रहे हैं, उसी पे हम बात कर सकते हैं। और जो कुछ सोर्सेज होते हैं इधर उधर के, वो बताते हैं, उसी से पता चलता है। तो 3 फैसले जो आज के मैच में हैं, एक तो ऋषभ पंत को बाहर रखना पहला, दूसरा हार्दिक पांड्या से बॉलिंग नहीं कराना, और तीसरा शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच देना। ये तीनों चीज़ें मेरे समझ में नहीं आई। आपके समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा है। एनीवे, जीत जीत होती है, और जीत से प्यारा, जीत से मीठा कुछ नहीं होता है। तो भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, और भारतीय फैंस को भी, इंक्लूडिंग मी, इस जीत की बहुत बहुत बधाई। तो अब हम मिलेंगे आपसे 25 तारीख को दूसरे ओडीआई के प्रीव्यू पे। दूसरा ओडीआई का प्रीव्यू मैं करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ इस चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पे प्रीव्यू और रिव्यू शो किया करूं, ताकि आपको भी जो मैं सोचता हूं उसका अंदाज़ा लग सके, उसके बारे में पता चल सके, और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो उसके बारे में भी आपको क्लू मिल सके, जितनी समझ मेरी है उसके हिसाब से। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।